अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर वाफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर बात करेंगे। फैज़ाबाद धरने की रिपोर्ट फैज़ ईसा साहब के सामने पेश हुई है, धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, उस पर भी बात करेंगे। परवेज़ लाई साहब को बहुत देर बाद रिलीफ मिला है, वो रिलीफ क्या मिला उस पर बात करेंगे। मरवत साहब की पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये केस किया था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने चैलेंज किया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आज उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोस्ट सीनियर जज हैं फायज ईसा के बाद जो मंसूर अली शाह साहब, वो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, जिसमें अतर मनिल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब शामिल थे। इसमें उन्होंने, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि ये बेंच थोड़ा फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, ये बेंच एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखेगा इस सारे मामले को, तो उन्होंने यही असेस किया कि ये ज्यादती है, एक पार्टी का मैंडेट आपने किसी और को दे दिया। आइन में कहीं नहीं लिखा कि अगर एक पार्टी जिसकी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है उसका मैंडेट आप किसी और को दे दें। लेकिन जस्टिस साहब को ये भी देखना चाहिए था कि आइन में ये भी नहीं लिखा कि एक पार्टी की मौजूदगी नहीं है पार्लियामान में तो उसको आज़ाद हैसियत में आप किस तरह अलॉटमेंट कर सकते हैं। आइन में ये भी कहीं पे भी नहीं लिखा। बहरहाल ये हुकूमती साइड से जब वकील आएंगे, क्योंकि ये वन साइडेड था, सिर्फ सुन्नी तहत कौंसल के वकला थे। अब ये लार्जर बेंच भी बनेगा क्योंकि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एक्ट है वो चेंज हुआ है, उसमें 5 रुकनी बेंच अब इसकी समाअत करेगा आइंदा, जिसमें उन्होंने कहा भी है आज की समाअत में। तो पीटीआई वाले ज़रा जल्दी ना करें। इस वक्त सुन्नी तहत कौंसिल की स्ट्रेटजी है कि उनको ये सीटें अगर नहीं ना मिल रही तो ये किसी और को भी ना दी जाए। अब ये अतर मिनल्ला साहब ने ये सवाल उठाया कि अगर हम ये सीटें अगर नहीं देते सुन्नी तहत कौंसिल को तो क्या ये वेकेंट रखी जाए, पार्लियामान को नुमाइंदगी पूरी उनका कोरम पूरा ना किया जाए। तो अब ये देखना पड़ेगा, ये आइंदा समात जब भी होगी, जून में ये समात होगी, तो हुकूमत की तरफ से भी दलाइल आएंगे। एक पार्टी की पार्लियामान में अब नुमाइंदगी अब आई है, इलेक्शन कमीशन में उन्होंने इलेक्शंस के दिनों में बकायदा रिटर्न दिया है कि हमारा कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ा और ना हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए। उसके बाद ये बाद में इन्होंने ज्वाइनिंग की, वो लीगली इलेक्शन कमीशन ने इसको माना नहीं। फिर मखसूस नशिस्तों की बात की, वो भी नहीं, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट में लीगली तौर पर वो ये जीत नहीं सके केस, क्योंकि आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब उनकी क्योंकि नुमाइंदगी है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल जब वहाँ आर्टिकल 151 इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट करेगी तो उससे अब पता चलेगा कि जजेस क्या डिसीजन देते हैं। कि अब आइन यहाँ पे क्लियर नहीं है, ये बड़ा अजीबो गरीब सा मसला खड़ा हो गया पीटीआई की वजह से। सुन्नी तहत कौंसिल की एक पार्लिमानी जमात को तस्लीम करने के लिए उनका एक स्ट्रक्चर होना भी चाहिए, पार्टी स्ट्रक्चर भी। और मेरे ख्याल में, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ना उनके पास फिनांस सेक्रेटरी है, ना जनरल सेक्रेटरी है, ना कोई सूबों के लेवल पे कोई जमात है, ना कोई ज़िलों के लेवल पे जमात है। तो वो इस लिहाज से भी लैग कर रहे हैं एज ए पार्टी, उनको तस्लीम किया जाए पार्लियामान में भी। तो पार्टी स्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन के कवानीन है कि एक पार्टी को पार्टी मानने के लिए उसके आइन के मुताबिक चलना पड़ता है। इलेक्शंस होते हैं उधर, बकायदा फंडिंग, आप जो जिस तरह भी आपके बाकी मेंबरान की लिस्ट होती है वो इलेक्शन कमीशन को जाती है। तो एक प्रोसीजर है, सुनी तहत कौंसिल उस पर भी लैग करी है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो ये मामला इतना आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है सुन्नी तहत कौंसिल को ये सीटें मिलें। और ये भी मुश्किल है कि इन सीटों को वेकेंट रखा जाए, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। अदालत के ऊपर ये बड़ा प्रेशर है। अब ये सीट्स किसी ना किसी तरीके से फिल होंगी, अब ये किस तरह होती हैं, ये अब इलेक्शन, ये जो प्रोसीजिंग आगे जाएगी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो उससे पता चलेगा जजेस क्या डिसीजन लेते हैं। फिलहाल आज के दिन पीटीआई खुश है कि कम अज कम ये इस नोटिफाई को मुअत्तल किया गया जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था कि बाकी दीगर
पार्टियों को ये सीटें दी जाएं। अब ये जो 21 के 24 अरकान है, इनको फिलहाल किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वोटिंग में ये अपना हक राय दे इख्तियार नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते, रोक दिया गया। जिससे पहले बातें चल रही थी कि 2/3 मेजोरिटी गवर्नमेंट के पास है और एक्सटेंशंस दी जा रही हैं, कानून चेंज किया जा रहा है, वो एक सेटबैक है वक्ती तौर पर कि गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजोरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है नंबर्स के हिसाब से। अब ये लोग अभी उनको मुअत्तल नहीं किया गया कंप्लीटली, कौमी असम्बली से इनकी रुकनीत कैंसिल नहीं की गई, ये सिर्फ वोटिंग वाले कानून में ही अपना वोट नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये एक स्टे है, जब तक अदालत इसका फैसला नहीं करती। ये आने वाले दिनों में रोज़ाना की बुनियाद पे इस केस को सुना जाएगा। तो अब देखते हैं कि अदालत इसको किस तरह इसका फैसला देती है, लार्जर बेंच क्या देता है। बस इस बेंच से यही तवक्को थी कि ये इतना ही रिलीफ दे सकते हैं, बाकी इनका दायरा इख्तियार नहीं था। बाकी अतर मनल्ला साहब तो पहले ही जस्टिस फायज ईसा साहब के और पीटीआई के साथ जाते हैं, उनकी माइंडसेट को पढ़ते हैं, उनकी किस तरह रिलीफ देना है। अतर मनल्ला साहब हमेशा वही करते हैं, उन्होंने वही किया। फैसला अब आगे 3 जून को ये दोबारा हियरिंग होगी, उसमें अब मज़ीद चीज़ें हुकूमत की तरफ से भी पॉइंट्स आएंगे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिलना। और आज ये मैं अंदर की खबर बता दूं, पीटीआई के लिए मैंने कहा मिठाइयाँ इन्होंने जल्दी खा ली हैं, ये एक्सटेंशनें होंगी, एक्सटेंशन नहीं होगी, एक्सटेंशनें होंगी। तो ये फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जहाँ पे जो बात सेट हुई है, तय हुई है, प्लान के मुताबिक ही होगा सब कुछ। बाकी करैक्टर्स इधर उधर होंगे फिल्म के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो स्क्रिप्ट पहले रेडी हो गया वो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। दूसरी आज की जो बड़ी अच्छी खबर, जनाब फायज ईसा साहब के पास वो फैज़ाबाद धरने की, उन्हीं की वर्टिक जो उन्होंने दिया था फैज़ाबाद धरने का केस का कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो उनके सामने आ गई। नईम अफगान साहब थे उस बेंच में और जस्टिस फायज ईसा इसकी सरबराही कर रहे थे। तो पहले तो उन्होंने रिटायर्ड जनरल अख्तर शाह साहब जो इसकी सरबराही कर रहे थे, उनको उन्होंने कहा वो किधर हैं, उनको भी आना चाहिए था जी। हुकूमत की तरफ से जवाब आया वो बीमार थे, रिपोर्ट आ गई है। जस्टिस फायज ईसा साहब ने फिर जो बेइज्जती शुरू की इस रिपोर्ट की कि ये तो इन्होंने लगता है कि ये जो इंक्वायरी की है सिर्फ फायज जो जनरल फैज़ है हमीद है उसको बचाने के लिए की है इंक्वायरी। उसने सिर्फ रिटर्न जवाब दिया इस इंक्वायरी, वो पेश भी नहीं हुए कि मैं इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, और कमीशन ने मान लिया, कोई उनसे जरा नहीं की गई। जस्टिस फायज ईसा साहब ने कहा उनको बुलाना चाहिए था। अबसार आलम साहब पे भी बात हुई कि इनके ऊपर भी बात की, पैमरा की, फिर उसके बाद हुकूमत पे जो डाला गया, लगता है उनको कोई ज़ाती गुस्सा था हुकूमत पर, जो उन्होंने सारा मलबा हुकूमत पर डाल दिया है। तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं थी कोई रिपोर्ट की उनको नज़र आई। और फिर ग्रामर का बड़ा भी जिक्र हुआ कि ये इनको इतनी इनके अंदर एजुकेशनल सेंस नहीं है कि रिपोर्ट को लिखना कैसे है, ग्रामर ठीक यूज़ नहीं की, वर्ड्स का इस्तेमाल ठीक नहीं हुआ। तो बड़ा मजाक उड़ाया गया इस रिपोर्ट का अदालत में। और जो अटार्नी जनरल मंसूर थे वो भी शेकी थे, वो कहते मैं हुकूमत से पूछ के बताऊंगा इस रिपोर्ट का, मुझे नहीं पता कि इसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया। अब हुकूमत से वो जवाब लेके बताएंगे, क्योंकि ये सारा मलबा तो उन्होंने हुकूमत पे डाल दिया और जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी है। बाकी सारे कसूरवार, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, पंजाब गवर्नमेंट और इंटीरियर मिनिस्टर, सारे प्राइम मिनिस्टर, तो बाकी सब तो क्लियर है इस रिपोर्ट में। जस्टिस फायज ईसा साहब ने इस रिपोर्ट को रद्द किया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल
रद्दी की टोकरी में फेंकने के बराबर है ये रिपोर्ट। किसी तरफ से लग नहीं रहा कि ये कोई सही जस्टिस किया इस कमीशन ने इन इस इंक्वायरी रिपोर्ट में, किसी भी तरफ से कोई इंक्वायरी। टीएलपी के लोगों का भी जिक्र किया कि टीएलपी के लोगों को क्यों नहीं बुलाया, उनसे भी कोई डर था। जो इस धरना केस के पैरोकार थे, असला लेके आए, उनको भी नहीं बुलाया गया। नईम अफगान साहब ने इसका जिक्र किया। तो बहरहाल बड़े रिपोर्ट में बड़े फ्लॉज हैं, जिस तरह के पहले मैंने कहा। इस रिपोर्ट को मानेगा कौन? गवर्नमेंट खुद नहीं मान रही। अब अदालत को चाहिए खुद अब इजरा करे। अब फौज जो सी है वो कहती है कि हमारा मैंडेट नहीं है, हमारे इख्तियारात नहीं है हमारे पास के जो सिविल गवर्नमेंट है वो फौज के किसी हाजिर सर्विस को बुला लें या रिटायर्ड को बुला लें, उनका एक अपना प्रोसीजर है, वो कोर्ट मार्शल करते हैं, आप उधर दरख्वास्त दें उनके खिलाफ। फैज़ अमीर साहब कहते हैं कि मैंने अपने बॉसेस के कहने पे किया। अब क्या आर्मी चीफ को बुलाएं, फिर उनकी गलती है। तो आर्मी इसमें क्लीन चिट ले गई है, लेकिन मुद्दा सारा सियासतदानों पे डाल गई है। अब फायज ईसा साहब इधर कानून के साथ खड़े हैं। पहले भी उन्होंने कानून के मुताबिक ये फैसला दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उल्टा इंक्वायरी कमीशन ने उनको बेगुनाह करार दे दिया। अब क्या फायज ईसा साहब सख्त डिसीजन लें, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलानी है सब ने? कोई बंदा इस वक्त जवाबदेह नहीं है। फायज ईसा साहब अकेले खड़े हैं कानून के साथ कि जी कानून के मुताबिक कार्रवाई। अगर उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, अगर ये फैज़ाबाद धरने का फैसला आ जाता, इसकी इनको सज़ा मिल जाती जिनका मैंने जिक्र किया था अपने फैसले में, तो 9 मई कभी ना होता। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुकूमत फिर दोबारा 9 मई का इंतज़ार करिए, कहीं ना कहीं आपको इन करेक्टर्स पे एक्शन लेना पड़ेगा, सज़ा देनी पड़ेगी, इनको केफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात ना हो। तो ये अब हुकूमत ने तो वर्डिक अपनी देनी है फैज़ साहब को, लेकिन फैज़ साहब भरम थे आज। अब ये अगली समात, अभी आज उन्होंने कोई इस तरह का कोई फैसला नहीं किया, कब होगी समात को उन्होंने अर्जेंट कर दिया। अब देखना है कि हुकूमत की तरफ से क्या जवाब आता है। फायज ईसा साहब खुश नहीं है इस रिपोर्ट से। अब लग रहा है कि फैज ईसा साहब को खुद ही कुछ करना पड़ेगा, जनरल फैज मीर को खुद ही बुलाना पड़ेगा। ये मुकद्दस गायें हैं, ये ब्राह्मण ब्रीड के लोग हैं। फैज साहब ये ऐसे नहीं आएंगे, ये पाकिस्तान के कानून को कुछ समझते ही नहीं है। तो ये मुकद्दस गायें हैं, इनको अब किसी तरीके से ही आप लेके आ सकते हैं। अब शायद रिटायर्ड हो गए हैं तो उनकी कोई ताकत कम हो गई हो, तो आप कोशिश कर लें, बुला लें उनको। शायद वो अदालत में पेश हो जाएं। जो कमीशन के सरबराह हैं वो तो अदालत तक आए नहीं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई जब से उन्होंने ये रिपोर्ट दी हुई है। तो आप खुद ही बुला लें फैज साहब। तो आज की जो तीसरी खबर है, परवेज़ लाई साहब। परवेज़ लाई साहब को बड़ा रिलीफ मिला बड़ी देर बाद, मुझे बड़ी खुशी है। मैंने खुद भी ये इस्तदा की थी गवर्नमेंट से कि 80 साल का बाबा यार उसको जाने दो, उसका बेटा ही ऐशी कर रहा है स्पेन में, उसमें उसका क्या कसूर है? अब गंदी लाद उसकी निकल आई है, इसमें परवेज़ लाई का क्या कसूर है? तो आज अदालत ने ये फैसला दिया है कि उनकी तबीयत खराब है तो उनके घर को सब जेल करार दिया जाए। अगेन ये ब्राह्मण ब्रीड है। परवेज़ लाई साहब, पिंकी पीरनी, बुशरा बीबी, इमरान खान, इन सब के लिए ये फैसला हो सकता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, लेकिन आम बंदे को ये सहूलत मैसर नहीं है। ये ब्राह्मण ब्रीड के लिए है। परवेज़ लाई साहब को अब ये जो रिलीफ मिला है, 15 से ज़ायद दफ़ा गिरफ्तारियों के बाद, अब उनको घर में ही सब जेल करार दिया जाएगा कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो घर में रहें। अब ये तबीयत घर में ठीक हो सकती थी, अगर ज़्यादा ख़राब थी तो अस्पताल में भेजते, उसको सब जेल करार देते। वो तबीयत इस तरह की ख़राब थी कि वो घर जाके ठीक होनी थी। तो लग रहा है कि मामला कहीं ना कहीं परवेज़ लाई माफ़ी तलाफ़ी की है, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है। तो अब देखते हैं घर कितनी दिन रहते हैं, कि वादा माफ गवाह बनते हैं नहीं बनते। बहरहाल लग रहा है बैकडोर कहीं ना कहीं डील हुई है तो जान छुट्टी है, नहीं तो किसी और मुकदमे में पकड़े जाएंगे अगर डील ना हुई तो बहरहाल ये एक बड़ी चीज़ है पीटीआई के लिए कि बड़ी जेल काटी है गुजरात के इस चौधरी ने, और उसका बेटा
बेशरम बन के स्पेन में बैठा रहा, ट्वीटें करता रहा, लेकिन वो बाप को नहीं बचा सका। अब परवेज इलाही साहब ने खुद ही कोई तरीकाकार निकाला है और वो निकले हैं, क्योंकि पुराने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं, इस चीज़ को समझते हैं सारी सियासत को, तो निकल आए हैं, अच्छी चीज़ है। अब आगे की कोई डेवलपमेंट्स होगी, कुछ खबरें मेरे तक आई हैं, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। जब वो निकलेगी तो फिर मैं बात करूंगा कि परवेज इलाही साहब किन शराइत के तहत आए हैं बाहर। तो ये इसको यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। आज की तीसरी खबर पे आते हैं कि जस जनाब मरवत साहब के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी खड़ी हो गई। अब ये शुरू से ये बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब नाम तो दे रहे हैं उनका, लेकिन पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो उनको पसंद नहीं करते। हुकूमत ने तो नाम लेना ही नहीं था उनका, ये तो पार्टी के अंदर से ही अभी इनकी नाम ही नहीं आ रहा कि किसको बनाना है। तो पार्टी की जो पार्लिमानी कमेटी है उसने मरवत साहब का नाम रिजेक्ट किया है, किसी एक बंदे ने नहीं किया। असद कैसर साहब को बुलाया नहीं गया, मरवत साहब को भी नहीं बुलाया गया उस कमेटी में, और इन्होंने फटाफट फैसला कर दिया शेख वकास अकरम जो उनसे हैं वो कैंडिडेट होंगे। अब मेरी रिपोर्ट के मुताबिक बनना शेख वकास अकरम ने भी नहीं है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, बनना किसी और बंदे का नाम फाइनल हुआ, वो मैं पीछे बता चुका हूँ व्लॉग में। अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी मरवत साहब पे, वकास अकरम पे, शायद कोई तीसरा नाम ये दें तो वो अलग बात है। इमरान खान साहब ने मरवत साहब का तमाशा बनाया हुआ है। वो इमरान खान साहब को क्या लेना देना, भाई लड़ते मरते रहे, ये अपनी सियासत कर रहे हैं। इनको ये आपस में इनको चेयरमैनशिप की पड़ी है, वो जेल में सड़ा है। आज वैसे एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, राउफ हसन साहब ने अमेरिकन जो सफ़ीर है उनसे मुलाकात कर ली है, और उस मुलाकात की कोई स्टोरी बाहर नहीं आ रही। थाफियों ने काफ़ी सवालात किए कि वो डयाला जेल में जो बैठा है उस पर बात की, कोई अमेरिका का कोई प्रेशर आ रहा है कि उस कैदी को बाहर निकालें। अब अमेरिकी सफ़ीर ने किस हैसियत में की है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो वो इमरान खान साहब अमेरिकन नेशनल है, क्योंकि डयाला जेल में वो पहले तो मिलने गए थे एक अमेरिकन नेशनल को, तो उनके पास जवाब था कि वो अमेरिकन नेशनल को मिलने गए थे, उसको कौंसलर सही चाहिए थी नूर मुकद्दम केस में। अब इधर वो किस केस में वो मिले हैं, राउफ हसन साहब को आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई, चले अमेरिकन सफ़ीर से तो मुलाकात हुई जो कमेटी बनी हुई थी। इस पे शुक्र करना चाहिए पीटीआई को, कहीं तो मुलाकातें हो रही हैं, कहीं तो तरला चल रहा है, तरला जा रहा है, बात जा रही है आपकी। तो इमरान खान साहब को खुश होना चाहिए कि उनके बंदे लगे हुए हैं कहीं ना कहीं काम करने, तो रिहाई हो सकती है 2-3 साल में हो जाए। फिलहाल ये साल लग रहा है वो जेल में ही रहेंगे। अब मरवत साहब के ऊपर आता हूँ कि मरवत साहब की अपनी पार्टी उनके खिलाफ खड़ी है, तो ये चेयरमैनशिप के चक्करों में पड़े हुए हैं। मरवत साहब अब बरम है, वो गालियां निकाल रहे हैं कि ये क्या चल क्या रहा है, खान कुछ कह रहा है, पार्टी कुछ कर रही है, मेरे अपने बंदे मेरे खिलाफ हैं। अब उन्होंने मिलिट्री पीटीआई की जो स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, उस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उमर अयूब साहब मेरे खिलाफ हैं। वो बातें कर रहे हैं, पीछे भी वो करते रहे हैं। अब वो कहते हैं मैं खान से खुद बात करूंगा, ये चल क्या रहा है। खान वो काका पीर बना हुआ है। मैंने कहा जो आता है उसको कहता जा तेरी, जा तुझे काका दिया, जो आता है उसको कहता जा तुझे दिया। खान साहब तो इस चक्कर में लगे हैं, उनको क्या बाहर लड़ते मरते रहे, ना गवर्नमेंट ने बनाना है ना किसी ने मानना है। बहरहाल ये रिसा कैसी चल रही है इनकी। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद हंसी बहुत आनी है। जो बातें चल रही हैं इनकी पार्टी में, जो जिस तरह के मामला चल रहे हैं, वो बंदा बयान नहीं कर सकता इसको व्लॉग में। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो ये व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।